विराट मटेरियल्स। अभिनव ने धीरे से इस नाम को दोहराया और फिर तुरंत उस एक्सपर्ट से आगे कहा, मुझे इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानना है। इसका मालिक कौन है, ये कब रजिस्टर हुई, इसके डायरेक्टर्स कौन है। आई वॉन्ट एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल्स ऑन माई टेबल नाउ। हंसराज के टेक एक्सपर्ट ने हाँ में सिर हिलाया और फिर से एक गहरी सांस लेकर अपने काम में जुट गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर फिर से तेजी से चलने लगी थी। वही उसकी आंखें स्क्रीन पर आने वाले डेटा को तेजी से स्कैन कर रही थी। फिर कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वो एक्सपर्ट अचानक बोला, बॉस, ये कंपनी ये बहुत अजीब है। इसे सिर्फ 2 दिन पहले रजिस्टर किया गया है। इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कई शेल कंपनीज के पीछे छिपा हुआ है। इसका असली मालिक कौन है, ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर अभिनव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और बेसब्री से कहा, कुछ तो होगा, कोई तो चेहरा होगा इस नकाब के पीछे। ऐसे में उस एक्सपर्ट ने एक पल के लिए स्क्रीन को देखा और फिर आगे कहा, एक चेहरा है सर, इस कंपनी का ऑफिशियल सीईओ, उसका नाम है नवदीप भाटी। नवदीप? ये नाम सुनते ही अभिनव के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए अपने मन ही मन सोचते हुए कहा, नवदीप, नवदीप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। ये नाम मैंने कहाँ सुना है। अभिनव ने काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर उसे याद आया कि नवदीप कौन था। स्काई ग्लोबल की बोर्ड रूम मीटिंग से पहले हंसराज ने उसे जो फाइल दी थी उसमें कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का नाम था। उस मैनेजमेंट के अंदर एक नाम नवदीप का भी था। स्काई ग्लोबल, ये वही आदमी है जो स्काई ग्लोबल का सीईओ था। यह अम्मा का पालतू कुत्ता है। अभिनव तुरंत स्क्रीन की तरफ देखकर बोला। उसे यह एहसास होते ही इस मसले की सारी कड़ियां अपने आप जुड़ने लगी थी। ऐसे में अभिनव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे कहा, यह अम्मा के लोगों का ही काम है। उन्होंने ये जाल बिछाया है। उन्होंने जानबूझकर सारा स्टॉक खरीद लिया है ताकि स्काई ग्लोबल को कुछ भी ना मिल सके, ताकि मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दें। हंसराज, जो अब तक खामोश खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, अभिनव की बात सुनकर अचानक बोला, मतलब अगर सारा स्टॉक अभी विराट मटेरियल्स के पास है तो ये हो ना हो अब हमें वही स्टॉक बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा, लगभग एक्सटॉर्शन वाली कीमत पर। हंसराज की बात पर अभिनव ने सिर हिलाया और कहा, एग्जैक्टली, वो हमें घेरना चाहते हैं। वो हमें मजबूर करना चाहते हैं कि हम उनके सामने घुटने टेक दें और उनकी मुंह मांगी रकम पर सारा स्टॉक खरीदे। इतने में अभिनव अपनी जगह से उठा और गुस्से में बेसमेंट में चक्कर काटने लगा। वो इधर उधर घूमते हुए अपने आप को कोसने लगा और बोला, डैम इट, मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने इतनी आसानी से कंपनी की गर्दन पकड़ ली। शिट। इतने में कबीर अभिनव के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, इसमें आपकी गलती नहीं है बॉस, ये उनकी सोची समझी साजिश है। अगर वो ये चाल नहीं चलते तो कोई और तमाशा खड़ा करते। उन्हें तो अपना हमला करना ही था, लेकिन हम भी इसका जवाब दे सकते हैं। नवदीप भाटी फिलहाल मुंबई में ही होगा। हम उसे उठवा लेते हैं। 2 घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो ना सिर्फ सारा स्टॉक मार्केट प्राइस पर देने के लिए तैयार हो जाएगा, बल्कि ये भी उगल देगा कि अम्मा आगे क्या क्या चालें चलने वाली हैं। कबीर का प्लान सीधा और सरल था, लेकिन उस पर हंसराज ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। वो फिर समझाते हुए बोला, नहीं कबीर, ये बहुत ही रिस्की होगा। नवदीप इस खेल का सिर्फ एक मोहरा है। उसे आगे करके पीछे असली खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, अधिराज, पुखराज और ऋषिराज। ऐसे में ना तो नवदीप को कुछ खास पता होगा और ना ही उसके पास खुद से स्टॉक बेचने जितनी अथॉरिटी होगी। हम उसे किडनैप करेंगे तो वो तीनों भाई सीईओ की कुर्सी पर किसी दूसरे को बकरा बनाकर बैठा देंगे। तो फिर हम क्या करें, उनसे बात करके देखें? कबीर ने फिर से सुझाव दिया। हंसराज ने इस बार उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे ख्याल से हमें विराट मटेरियल से कांटेक्ट करना चाहिए। देखना चाहिए कि वो क्या कीमत मांगते हैं। शायद हम निगोशिएट कर सके। इतने में अचानक अभिनव जिद भरे सुर में बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी ना सुनकर हंसराज और कबीर दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। फिर अभिनव ने
एक पल के लिए उन्हें देखा और आगे कहा, अगर हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे तो हम वही कर बैठेंगे जो वो चाहते हैं। हम उनके जाल में फंस जाएंगे। ये उनके प्लान का हिस्सा है हंसराज। वो चाहते हैं कि हम गिड़गिड़ाए, निगोशिएट करें और फिर उनकी मुंह मांगी कीमत चुका दे। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है बॉस। प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल तो चाहिए ही। कबीर ने बीच में कहा। ऐसे में अभिनव एक गहरी सांस लेकर आत्मविश्वास के साथ बोला, रास्ता है कबीर, रास्ता है। सबसे पहली बात, हमें ये स्टॉक मार्केट प्राइस पर ही चाहिए। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बल्कि हमें उन तीनों भाइयों के इस शातिर प्लान को बर्बाद करके उन्हें ऐसा झटका भी देना है जिसे वो जिंदगी भर ना भूल पाए। अभिनव की बात सुनकर हंसराज परेशान हो गया और बोला, लेकिन तुम ये करोगे कैसे अभिनव? मार्केट में तो अब सिर्फ वही एक सेलर है जिसके पास स्टॉक है। हंसराज का सवाल सुनकर अभिनव पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा या हताशा नहीं, बल्कि शांति और आत्मविश्वास था। वो फिर हंसराज की आंखों में देखते हुए बोला, उन्होंने मार्केट में रॉ मटेरियल्स की नकली कमी दिखाई है ना? हाँ, हंसराज ने सिर हिलाकर कहा। फिर अभिनव एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो हम इसका जवाब एक नकली ओवर सप्लाई दिखाकर देंगे। ये सुनकर कबीर और हंसराज दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने में अभिनव ने आगे अपना पूरा प्लान समझाना शुरू किया। अनन्या ने आज मुंबई के सारे सप्लायर से बात की है और उन्हें इंस्टेंट पेमेंट का ऑफर दिया है। इस इंडस्ट्री में लोग वो डील ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें पैसे तुरंत आ जाए। लेकिन अब जब स्टॉक की कमी की वजह से उन सप्लायर्स को अनन्या को मना करना पड़ा, बावजूद इसके कि अनन्या उन्हें तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को तैयार थी, तो ये बात कहीं ना कहीं उन्हें खलेगी। ऐसे में वो सप्लायर्स जल्द से जल्द अपना स्टॉक फिर से भरने की कोशिश करेंगे। वो नए माल की तलाश में होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, हंसराज ने फिर से कहा। अभिनव अपना सिर हिलाते हुए आगे बोला, तो हम एक फर्जी कंपनी खड़ी करेंगे। एक ऐसी कंपनी जो इन सारे सप्लायर्स को कांटेक्ट करेगी और उन्हें ये यकीन दिलाएगी कि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट से आया हुआ सस्ता और अच्छा रॉ मटेरियल रेडी है। हम उन्हें कम रेट पर माल सप्लाई करने का वादा करेंगे। इससे क्या होगा? कबीर ने भौं उठाकर पूछा। ऐसे में अभिनव उसकी तरफ देखकर फिर से बोला, इससे यह होगा कि हमारी नकली कंपनी से जब उन सप्लायर्स को रॉ मटेरियल मिलने की गारंटी मिलेगी तो वो अनन्या का ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे में ये बात विराट मटेरियल्स तक पहुंच जाएंगी और वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब मार्केट में स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उन्हें लगेगा कि अब एलेन मटेरियल को उनसे ज्यादा कीमत पर स्टॉक खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें डर लगेगा कि अगर उन्होंने अपना खरीदा हुआ माल जल्दी नहीं बेचा तो रॉ मटेरियल की कीमतें गिर जाएंगी और उनकी 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिट्टी में मिल जाएगी। फिर हड़बड़ी में विराट मटेरियल्स वाले अपने खरीदे हुए स्टॉक से जल्द छुटकारा पाना चाहेंगे और उसे थोड़े नुकसान में भी बेचने को तैयार हो जाएंगे, ताकि वो अपने पैसों को पूरी तरह से डूबने से बचा सके। ये सुनकर हंसराज की आंखें अब चमकने लगी थी। उसे धीरे धीरे अभिनव का प्लान समझ में आ रहा था। ऐसे में हंसराज उत्साहित होते हुए बोला, और तभी तुम्हारी फर्जी कंपनी फिर से मार्केट में आएगी और विराट मटेरियल से उनका सारा स्टॉक सस्ते दाम पर खरीद लेगी, है ना? इस बात पर अभिनव ने ना में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह प्लान में एक और ट्विस्ट है। हमारी फर्जी कंपनी विराट मटेरियल से कुछ नहीं खरीदेगी, बल्कि वो मुंबई के सारे सप्लायर्स को दिए हुए अपने सप्लाई ऑर्डर्स कैंसिल कर देगी। क्या? कबीर और हंसराज एक साथ हैरान होकर बोले। इधर अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, हाँ, अब सोचो, मुंबई के सप्लायर्स एलेन मटेरियल से ऑर्डर ले चुके हैं, लेकिन हमारी फर्जी कंपनी से माल ना मिलने की वजह से अब उनके पास सप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो फंस जाएंगे और तब अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, यानी विराट मटेरियल से अपना पुराना स्टॉक खरीदना, ताकि वो हमारी एलेन मटेरियल्स को सप्लाई कर सके। और विराट मटेरियल्स तो पहले ही हमारी फर्जी कंपनी की फर्जी सप्लाई से डर चुके हैं, इसीलिए वो अपना माल खुशी खुशी शायद मार्केट प्राइस पर ही बेच देंगे।
क्योंकि उन्हें लगेगा कि डूबते हुए जहाज से जो मिल जाए वही बहुत है। अभिनव की बात खत्म होते ही बेसमेंट में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हंसराज और कबीर दोनों अभिनव को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह प्लान नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसके ऊपर एक और जाल बिछाया गया था। ये शतरंज की एक ऐसी चाल थी जिसकी अम्मा जी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। वाह, मानना पड़ेगा टाइगर, दिमाग तो तुम्हारे पास तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तेज है। हंसराज ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि किसी इंसान का दिमाग इतनी तेज चल सकता था। इतने में अभिनव मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तो अब हम इस प्लान को अंजाम दे सकते हैं या आप लोगों के अब भी कोई डाउट्स हैं? नहीं नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मैं अभी एक फर्जी कंपनी का इंतजाम करता हूँ, हंसराज ने जोश में आते हुए कहा और वो भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। इतने में अभिनव उसे रोकते हुए अचानक बोला, एक मिनट, नई कंपनी रजिस्टर मत करना। विराट मटेरियल्स भी नई है। अगर एक और नई कंपनी मार्केट में आई तो उन्हें शक हो सकता है। मुंबई के पास कोई ऐसी बैंकक्रप्ट हुई कंपनी ढूंढो जो रॉ मटेरियल्स का ही काम करती हो। हम बहुत ही सस्ते दाम में उसका नाम खरीद लेंगे। पुरानी कंपनी के नाम पर कोई शक नहीं करेगा। हंसराज अभिनव की इस दूर की सोच को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपने काम में लग गया। उसी शाम कनाडा में ऋषिराज अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग बजने के बाद सामने वाले ने उसका फोन उठा लिया। पहुंच गए? ऋषिराज ने पूछा। जी सर, मैं बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। ऋषिराज अपना सिर हिलाते हुए उससे आगे बोला, गुड, सावधान रहना और याद रखना, तुम्हें सिर्फ एक सेक्रेटरी की नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है, तुम्हें उसकी आंख और कान बनना है। मुझे उसकी हर एक हरकत, हर एक प्लान की खबर चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं बहुत ही सफाई से अपना भी काम करूंगा और आपका भी, उस आदमी ने कहा, जिसके बाद ऋषिराज ने उसका फोन काट दिया। उस अनजान आदमी ने एक साधारण लेकिन साफ सुथरा सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी ईमानदारी और मासूमियत थी जिसे देखकर कोई भी उसे नौकरी पर रख लेता। फिर वो मॉन्ट्रियल के सबसे ऊंची बिल्डिंग की लॉबी में दाखिल हुआ और लिफ्ट से सीधा एलन मटेरियल्स के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। एलन मटेरियल्स का ऑफिस भी अब धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। अनन्या ने पिछले कुछ घंटे ऑफिस को समझने और अपने लिए एक टीम बनाने की प्लानिंग में गुजारे थे। उसकी डेस्क अब फाइल्स और प्रिंटआउट से भर चुकी थी। वो एक सीईओ की तरह नहीं बल्कि एक सेना की लीडर की तरह काम कर रही थी, जो अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी। अनन्या अपने काम में मग्न थी कि तभी उसे अपने ऑफिस के दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दिया। कम इन, अनन्या ने दरवाजे की तरफ देखे बिना ही कहा। वो अनजान आदमी फिर अंदर दाखिल हुआ और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम हेमंत है। मैंने इस कंपनी में आपके सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव का ये उल्टा जाल कामयाब होगा? क्या हेमंत, जो ऋषिराज का भेजा हुआ जासूस है, अनन्या का भरोसा जीत पाएगा? और भारतीय और चाहत पर मंडरा रहा खतरा अब कौन सा नया मोड़ लेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।